हेलो दोस्तों, एमसाइटेक एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने को हैं, समय बहुत ही कम है और पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो हम सब पढ़ चुके होते हैं, लेकिन लास्ट समय में रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवीजन ही सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता है हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला लेसन है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है। यह क्विक रिवीजन है जो कि बहुत फास्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो पदार्थ की अवस्थाएं वैसे तो 5 टाइप की होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन यहाँ पर हम केवल 3 अवस्थाओं के बारे में ज़्यादातर स्टडी करते हैं, जिसमें से हम बात करेंगे केवल आज ठोस अवस्था की। तो ठोस अवस्था में ठोस, द्रव और गैस अवस्था। तो ठोस अवस्था में क्या होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ही टाइटली बंधे होते हैं, यानी कि इसमें अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। जब हम ठोस पदार्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के ठोस मिलते हैं। पहला क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा एमॉर्फस ठोस। ठोस में हमारे पास पहला ठोस होता है क्रिस्टलाइन ठोस। तो वैसे तो ठोस चाहे क्रिस्टलाइन हो चाहे एमॉर्फस, ठोस बने किससे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से, जो कि एटम, आयन या फिर इनको हम कण बोल सकते हैं या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो पहला ठोस होता है क्रिस्टलाइन ठोस। क्रिस्टलाइन ठोस में क्या होते हैं, इसमें एटम वाइब्रेट्स इन प्लेस इन ए फिक्स्ड पैटर्न, यानी कि इसमें जो पार्टिकल जिनसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बना होता है ये केवल अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो व्यवस्था होती है वो परफेक्ट होती है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में क्या होते हैं, इनके पार्टिकल जो है वो परफेक्ट नहीं होते। इनमें एटम वाइब्रेट्स इन प्लेस इन मोर रैंडम अरेंजमेंट, और इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, रैंडम होती है, यानी कि वो निश्चित नहीं होती है। तो ये हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब उसके बाद हम देखेंगे सॉलिड ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला हो गया हमारा एमॉर्फस सॉलिड और दूसरा क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, और इसको बोलते हैं हिंदी में अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में हम भी कई प्रकार के ठोस पढ़ते हैं, जैसे कि कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड, दूसरा है मेटेलिक सॉलिड, तीसरा आयनिक सॉलिड और ये मॉलिकुलर सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह, जिसमें जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स ये पाए जाते हैं मेटल्स में, जैसे कि यफी, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। आयनिक सॉलिड में आयंस आते हैं जैसे NaCl, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मॉलिकुलर सॉलिड में आते हैं मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। अब यहाँ पे कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड के बारे में बात करें तो यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। पहला 2 डायमेंशनल सॉलिड और 3 डायमेंशनल सॉलिड, द्विविमीय ठोस और त्रिविमीय ठोस। मॉलिकुलर सॉलिड में पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स आते हैं। लेकिन ये जो सिलेबस है हमारा क्लास 12th का, इसमें केवल पढ़ा जाता है आयनिक सॉलिड्स। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे केवल आयनिक सॉलिड्स के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका निर्माण होता है अणुओं के पैकिंग से। तो इस प्रकार क्या होते हैं, पार्टिकल अरेंज्ड होते हैं। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है जिसमें अणुओं की पैकिंग होती है और इस प्रकार की पैकिंग से बनता है एक ठोस। तो अब अगर हमको ठोस को स्टडी करना होता है तो हम पूरे ठोस को स्टडी करने के बजाय हम केवल उसमें एक ऐसी यूनिट ढूंढते हैं जिसके स्टडी से पूरे सॉलिड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक कोष्ठिका,
तो अब हम बात करेंगे एकक कोशिका क्या होती है। एकक कोशिका या फिर यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का वह सूक्ष्म भाग जिसे त्रिविम में व्यवस्थित करने पर क्रिस्टल बनता है, उसे एकक कोशिका या इकाई सेल कहा जाता है। अर्थात एक कोशिका जो होता है वो किसी भी क्रिस्टल ठोस का सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसको बार बार दोहराने से एक एकक कोशिका निर्माण होता है। अब एकक कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? एकक कोशिका को त्रिविम में व्यवस्थित करने पर जिस जालक का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये दो डिफिनीशन जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। अब हम देखेंगे एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो यह टाइप्स ऑफ यूनिट सेल यानी कि एकक कोशिका। एकक कोशिकाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहले का नाम है प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल, जिसे हम हिंदी में आद्य कोशिका कहते हैं, और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल में वे कोशिकाएं आती हैं जिसमें एटम जो अवयवी पार्टिकल्स होते हैं वो केवल कॉर्नर पर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आद्य कोशिका। सेकेंड टाइप की जो होती है सेंट्रल यूनिट सेल, इसमें तीन प्रकार की यूनिट सेल आती हैं: बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब और इंड सेंटर्ड क्यूब, यानी कि BCC, FCC और ECC। बॉडी सेंटर्ड क्यूब यानी कि इनको बोल सकते हैं केंद्रित निकाय कोशिका या केंद्रित निकाय घनी कोशिका। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या FCC, इन्हें हम बोलते हैं फलक केंद्रित कोशिका। और इंड सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि अंत केंद्रित एक कोशिका। फर्स्ट टाइप की जो होती हैं BCC यूनिट सेल में वो यूनिट सेल आती हैं जिसमें परमाणु कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। FCC में पार्टिकल कॉर्नर के अलावा हर एक फेस के सेंटर में उपस्थित होते हैं। और ECC में बॉडी सेंटर में यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। इसमें एटम कहाँ होते हैं? केवल कॉर्नर पर, और कॉर्नर के अलावा किसी दो फेस के अपोजिट, यानी किन्हीं दो अपोजिट फेस पर, तो इन्हें क्या बोलते हैं? ECC। अब जो हमारे सिलेबस में है वो ज़्यादातर केवल ये तीन पढ़े जाते हैं। पहला प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर्ड और तीसरा फेस सेंटर्ड। तो अब हम एक एक करके उन तीनों कोशिकाओं के बारे में देखेंगे जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्या देखे थे हम? SCC सिंपल क्यूबिक सेल, और दूसरी FCC होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होती है। और थर्ड क्या होती है? ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल में ये जैसा कि देखो इमेज में दिख रहा है, एटम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? इसमें केवल कॉर्नर पर। अब ये कॉर्नर पर केवल समझने के लिए ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में दिखाए गए हैं, जबकि होते हैं कुछ इस टाइप के। ये जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को ये टच करते रहते हैं, और ये पैकिंग है इनकी सिंपल क्यूबिक सेल की। बॉडी सेंटर्ड में यहाँ पर देखिए ये एटम कॉर्नर के अलावा एक बॉडी के सेंटर में है, तो इसे क्या बोलते हैं? BCC। तो अगर इसको हम बड़ा करके देखेंगे तो ये इस टाइप के देखेंगे, और ये है इनकी पैकिंग। तो ये इस प्रकार की पैकिंग से BCC यूनिट सेल का निर्माण होता है। तीसरा होता है FCC में एटम कॉर्नर के अलावा हर एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। इस प्रकार से ये कुछ ऐसा होता है, और इनकी ये पैकिंग होती है।
तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो बनते हैं वो खास करके SCC, BCC या फिर FCC से बनाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा, सॉलिड स्टेट को स्टडी करने के लिए हमको सबसे पहले देखना होता है किस प्रकार का क्रिस्टल है, और एक क्रिस्टल को जानने के लिए हम देखते हैं लैटिस कैसी है इसकी, और एक लैटिस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले देखते हैं उसकी यूनिट सेल क्या होती है। और यूनिट सेल में हम अगर बात करें तो यूनिट सेल में अगर स्टडी करना है यूनिट सेल को, तो हम उसमें देखेंगे यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो एक यूनिट सेल के 2 टाइप के पैरामीटर देखे जाते हैं, जिसमें से पहला, अगर जो यूनिट सेल है तो यूनिट सेल की एक तो होती है अक्षीय लंबाइयाँ, यानी कि इनको हम बोलते हैं यानी कि एज लेंथ। तो एक होते हैं एज लेंथ, और ये इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं, अक्षीय कोण। तो कोण को हम अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोर लंबाइयों को हम देखते हैं A, B और C से। तो अगर हम कोर लंबाइयाँ और अक्षीय कोण के आधार पर देखें तो यूनिट सेल जो है हमको मिलती हैं 7 प्रकार की, जिसमें पहली है सिंपल क्यूबिक। जब A और B, C तीनों बराबर होते हैं, यानी कि तीनों या लंबाइयाँ A, B, C क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और तीनों एंगल अल्फा, बीटा, गामा बराबर होते हैं, जो कि कितने होते हैं 90 डिग्री के। तो ये आते हैं सिंपल क्यूबिक में। दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है, इसमें 2 लंबाइयाँ A और B बराबर होती हैं, लेकिन तीसरी लेंथ क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, और तीनों एंगल बराबर होते हैं, जो कि होते हैं 90 डिग्री। तीसरी है आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में तीनों लंबाइयाँ डिफरेंट होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं, जो कि होते हैं 90 डिग्री। चौथा है रंबोहेड्रल। इसमें तीनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा बराबर होते हैं, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं होते, इसके अलावा ये कुछ भी हो सकते हैं। चौथा है पांचवा है मोनोक्लिनिक। इसमें अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों एंगल नहीं, इसमें अल्फा और गामा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसमें एक एंगल जो है बीटा वो अलग होता है, और तीनों लंबाइयाँ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसके बाद है ये छठा नंबर ट्राइक्लिनिक। इसमें तीनों लंबाइयाँ डिफरेंट होती हैं, तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं, और ये 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। लास्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में इसमें 2 लंबाइयाँ A और B इक्वल होती हैं, तीसरी जो है एज लेंथ ये अलग होती है, अल्फा, बीटा दोनों 90 डिग्री होते हैं, और गामा जो होता है वो होता है 120 डिग्री। तो ये इतने टाइप के क्या होते हैं। अगर पैरामीटर को बदल करके हम यूनिट सेल अगर बनाए तो ये टोटल जो है 7 टाइप की ये यूनिट सेल बन के तैयार होती है। अब अगर हम इनको फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड एटम पर अगर इनको हम व्यवस्थित करें तो इससे जाकर ये कुल मिलाकर के 14 टाइप की ये यूनिट सेल बनती हैं। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो द ब्रेविस लैटिस आर डिस्टिंक्ट लैटिस टाइप विच व्हेन रिपीटेड कैन फिल द होल स्पेस इन 2 dimensions. There are 5 distinct brevis lattice, while in 3 dimensions there are 14. These 14 lattice are further classified as. तो टोटल जो है टोटल कितने प्रकार की मिलती हैं हमें, 14 टाइप की। तो 14 प्रकार की यूनिट सेल बनती हैं अगर हम पैरामीटर और पार्टिकल के आधार पर देखें तो, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। अब अगर कोई क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पूछता है तो क्रिस्टल सिस्टम जो है 7 प्रकार के होते हैं, ब्रेविस लैटिस जो है 14 प्रकार की होती हैं, और यूनिट सेल जो है मुख्य रूप से हम 4 प्रकार के पढ़ते हैं, SCC, BCC, FCC और ECC। तो ऐसे हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं।
पहला क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक को हम घनीय बोलते हैं, टेट्रागोनल को द्विसमलंबाक्ष कहा जाता है, ऑर्थोरोम्बिक को विषमलंबाक्ष, रोम्बोहेड्रल को त्रिसमन्ताक्ष, हेक्सागोनल को खटकोणी, मोनोक्लिनिक को एकंताक्ष और ट्राइक्लिनिक को त्रिंताक्ष बोलते हैं। यहाँ पर जो रोम्बोहेड्रल होता है इसे त्रिकोणीय भी बोलते हैं। तो अब इन्हें जो है एक साथ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अब इनको याद कैसे रखोगे? तो इन सबको एक साथ याद रखने की एक ट्रिक होती है जिससे हम इनको याद रख सकते हैं। तो इनको ऐसे याद रख सकते हैं, क्यों तेरी ओर, क्यों तेरी ओर रहे, क्यों तेरी ओर रहे हे, क्यों तेरी ओर रहे हे मोना ट्राई, क्यों तेरी ओर रहे हे मोना ट्राई। तो क्यों से क्यूबिक, तेरी से टेट्रागोनल, ओर से ऑर्थोरोम्बिक, रहे से रोम्बोहेड्रल, है से हेक्सागोनल और मोना से मोनोक्लिनिक, ट्राई से ट्राइक्लिनिक। तो ऐसे हम इनको एक साथ याद रख सकते हैं। अब केवल इन्हें ही नहीं बल्कि इनके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको भी एक साथ याद रखना पड़ता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्यूबिक यूनिट सेल में अक्षीय लंबाइयाँ और जो फलक केंद्रित कोण हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए जो इनको याद कैसे रखेंगे? तो इनको याद रखेंगे 2 1 0 2 1 00। तो इनको ऐसे याद रखें। 2 का मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अल्फ़ा मतलब ऐसे समझ सकते हैं ए बी सी तीनों बराबर होंगे, और अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये क्या होंगे? 90 डिग्री। तो ये जो 2 है ये कोड किसके लिए है? ये यानी कि इसमें दोनों क्या है? इक्वल है। 2 का मतलब दोनों इक्वल। उसके बाद द्विसमलंबाक्ष, इसमें 1 का मतलब A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि इसमें क्या होंगे? यानी कि A और B तो बराबर होंगे लेकिन B C बराबर नहीं होगा। तो 1 का मतलब इसमें 1 क्या होगा? बराबर होगा। 0 का मतलब क्या होगा? इसमें 1 भी बराबर नहीं होगा। ऐसे रोम्बोहेड्रल में भी क्या होते हैं? A B C क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर उसके बाद है खटकोणी, इसमें A B बराबर होंगे लेकिन C बराबर नहीं होगा। इसमें तीनों डिफरेंट होंगे, तो इसमें कितने बराबर हैं? तो 0। और लास्ट में ट्राई क्लिनिक में ये भी क्या होंगे? तीनों बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे इनको याद रखा जा सकता है। अब एंगल की बात करें तो एंगल जैसा कि देखे हो एंगल पीछे की स्लाइड में, तो एंगल ये पहले वाले में यानी कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे, और तीनों कितने होंगे? ये 90 डिग्री। अब दूसरे में इसमें तीनों बराबर होंगे लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। त्रिसमन्ताक्ष में अल्फ़ा बीटा, हाँ इसमें 2 इक्वल होते हैं, अल्फ़ा और गामा, हाँ अल्फ़ा गामा। तो अल्फ़ा गामा जो है वो 90 डिग्री होते हैं, बीटा जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। खटकोणी में अगर हम बात करें तो खटकोणी में अल्फ़ा बीटा जो है वो 90 डिग्री होते हैं,
और गामा जो है वो 120 डिग्री के आस 120 डिग्री होता है। मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, तो ये ए बी सी ये तो बराबर होते हैं, लेकिन अब जो इनके एंगल होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो इनमें अल्फ़ा बीटा जो है वो 90 डिग्री होगा और बीटा जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है। ट्राई क्लिनिक में ये ए बी सी तीनों क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, ये बराबर नहीं होंगे और इसमें अल्फ़ा बीटा भी सब डिफरेंट होंगे। अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और ये तीनों बराबर नहीं होंगे और ये 90 डिग्री भी नहीं होंगे, 90 डिग्री के अलावा ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इनको याद रखा जा सकता है। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पहला क्या है, क्यों तेरी ओर रहे है मोना ट्राई, क्यों से क्यूबिक, इसमें दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तेरी से क्या होगा, टेट्रागोनल, इसमें केवल एक बराबर होगा। और का मतलब हो गया आर्थोरोम्बिक, इसमें तीनों बराबर नहीं होंगे, यानी 0 बराबर होंगे इसमें। राम्बोहेड्रल मतलब त्रिसमन्ताक्ष, इसमें दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हेक्सागोनल है से हेक्सागोनल होगा, खटकोणी, इसमें एक बराबर होगा। मोना से क्या होगा, मोनोक्लिनिक यानी कि एकंताक्ष, इसमें 0 बराबर होंगे। ट्राई से क्या होगा, त्रिंताक्ष, और इसमें क्या होंगे, 0 इक्वल। तो इनको ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन सब के एक एक दो एग्जाम्पल। तो पहला सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के अंदर हम देखते हैं जैसे कि NaCl, KCl, तो इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। टेट्रागोनल की बात करें तो इसमें आते हैं SnO2, टिन ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, तो ये होते हैं टेट्रागोनल। आर्थोरोम्बिक में अगर हम देखें तो इसमें आते हैं जैसे कि KNO3 और KNO3 के अलावा BSO4, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट और KNO3 आते हैं। और आर्थोरोम्बिक में जिसमें क्या है कि देखो ABC क्या है, तीनों अनइक्वल होते हैं, मतलब तीनों बराबर नहीं होते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा ये बराबर होते हैं जो कि 90 डिग्री होते हैं। उसके बाद है रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल में आते हैं सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और दूसरा इसमें आता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर उसके बाद है हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में होते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO और सिल्वर आयोडाइड, ऐसे और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। उसके बाद है ट्राई क्लिनिक, तो ट्राई क्लिनिक में देखें तो इसमें आते हैं जैसे कि H3BO3 और दूसरा है K2Cr2O7, तो ये आते हैं ट्राई क्लिनिक के अंतर्गत। अब लास्ट जो बचता है हमारा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में पोटेशियम क्लोरेट KClO3 और दूसरा एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा है वो PbCrO4 लेड क्रोमेट। तो ये हो गए हमारे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं उनके, उन सब के दो एग्जाम्पल। तो अब हम यूनिट सेल की उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जहाँ से
न्यूमेरिकल वाले सवाल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या था हमारा, यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमको पता है कि जो परमाणु होते हैं वो केवल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। तो अगर ऐसे में हम देखें तो कॉर्नर कितने होते हैं हमारे पास, 8। तो इसका मतलब है कि टोटल 8 एटम है पाए जाते हैं। लेकिन इन 8 एटम में एटम का जो पूरा पार्ट है वो यूनिट सेल के अंदर नहीं पाया जाता। तो अभी देखिए इसमें कितने हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, मतलब 8 एटम होते हैं, और 1 एटम का लगभग क्या बोल सकते हैं 1/8 यानी 1/8वां हिस्सा ही यूनिट सेल के अंदर होता है। तो अगर हम ऐसे करके देखें तो 8 को अगर 1/8 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो हमको क्या मिलेगा, 1। तो यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल में कुल अगर परमाणुओं की संख्या देखें तो वो होती है 1। तो हम इसको बोलते हैं, परमाणुओं की संख्या को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो आता है जेड बराबर 1। इसी प्रकार अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में परमाणु कोनों के अलावा बॉडी के सेंटर में पाया जाता है, और जो परमाणु कॉर्नर पे होते हैं उनका 1/8वां हिस्सा ही यूनिट सेल के अंदर आता है, और एक जो एटम परमाणु के सेंटर में है तो उसका पूरा हिस्सा जो है यूनिट सेल के अंदर होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये जेड बराबर कितना होगा, 8 कोनों वाले परमाणुओं को मिलाकर 1 होता है और एक होता है सेंटर में, तो टोटल जो आता है वो इसका होगा 2। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए जेड बराबर कितना होगा, 2 होगा। तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में परमाणु सभी कोनों पे होते हैं और कोनों के अलावा हर एक फेस के सेंटर में पाए जाते हैं। तो अब जो एटम फेस के सेंटर में पाया जाता है उसका हाफ यानी कि 1/2 भाग क्या होता है, अंदर होता है। तो आधा भाग अंदर होता है, आधा किसी दूसरी यूनिट सेल में जाता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें जेड का मान, तो कॉर्नर पर जो होंगे उनका 1/8 हिस्सा यानी कि टोटल करने पर आता है 1। और अब देखो फेस की बात करें तो इसमें टोटल जो है 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस पर हाफ 1/2 एटम एट 6 फेसेस। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3। तो जेड बराबर यहाँ पर मिलता है 4। तो हमने क्या देखा कि सिंपल क्यूबिक सेल में जेड बराबर 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड में जेड बराबर 2 होता है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जेड बराबर 3 होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि परमाणु की जो ये त्रिज्याएं होती हैं और ये जो एज लेंथ है इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो यह सीसी यूनिट सेल में अगर हम एससीसी यूनिट सेल की बात करें तो इसमें एटम कहाँ होते हैं, केवल कॉर्नर पर। तो अगर हम कॉर्नर पर एटम को इस तरह बनाएं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो एज लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। तो अब इसमें एटॉमिक जो रेडियस है तो इसमें रेडियस कितनी दिखाई देती है, 2। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो रेडियस जो होगी यहाँ पर 2r के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं एस सी सी के लिए a इक्वल टू 2r, a बराबर 2r। तो एस सी सी में एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच में क्या रिलेशन होता है, a बराबर 2r। अब उसके बाद हम देखेंगे किसके लिए, ये एफसीसी के लिए। तो एफसीसी में क्या होता है, तो अगर हम एफसीसी को बनाएं, इसी प्रकार अगर हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी के लिए जो रिलेशन निकल के आता है, अगर हम ए आर कर देखो तो
SCC के लिए हम यहाँ R बराबर क्या लिख सकते हैं, A/2। वैसे ही यहाँ पर अगर FCC के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है होती है R बराबर A√3/4। और इसी तरह हम BCC के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर हम बॉडी सेंटर्ड के लिए हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर जो AR का रिलेशन आता है वो होता है R बराबर A√2/4। तो ये होते हैं SCC और FCC और BCC के लिए कोर लंबाई और एटॉमिक रेडियस में संबंध। ये तीनों फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जितनी भी सवालें बनती हैं उनमें इनका रोल कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है, तो इनको ज़रूर याद रखें सब लोग। तो हमने क्या देखा कि SCC के लिए Z बराबर कितना होता है 1, और AR का जो रिलेशन होता है वो होता है R बराबर A/2। ऐसे ही FCC में क्या देखा कि Z बराबर 4 और R बराबर क्या मिला था A√3/4। ऐसे ही BCC की अगर हम बात करें तो BCC में हमने क्या देखा था कि Z बराबर हमको मिले थे कितने 2 एटम, और AR का जो रिलेशन होता है R बराबर A√2/4। तो ये तो SCC BCC और FCC के लिए ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे किसी भी यूनिट सेल के लिए उसका घनत्व कैसे निकालते हैं। तो जो यूनिट सेल का घनत्व का फार्मूला होता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवालें बनती हैं। तो यूनिट सेल के लिए घनत्व बराबर, तो घनत्व का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब हम द्रव्यमान की जब बात करते हैं तो यहाँ पे द्रव्यमान किसका होता है, यूनिट सेल किससे बना होता है, परमाणुओं से। तो द्रव्यमान भी किसका होगा, परमाणुओं का द्रव्यमान। तो परमाणुओं का द्रव्यमान मतलब परमाणुओं की संख्या। तो अब SCC BCC सबके लिए हमने देखा कि Z बराबर 1 होता है, FCC के लिए 4 और BCC के लिए कितना होगा 2। तो यहाँ पे अगर हम जनरल सूत्र देंगे तो द्रव्यमान किसका होगा, परमाणु का, यानी कि Z गुणे M। M जहाँ पर क्या है, मास है, द्रव्यमान, और Z क्या है, परमाणुओं की संख्या, यानी कि कितने परमाणुओं का द्रव्यमान होगा यहाँ पर। और आयतन की बात करें तो आयतन जो होगा वो होगा यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल का आयतन, अगर सिंपल क्यूबिक सेल है तो सिंपल क्यूबिक सेल में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, इसलिए हम तीनों को क्या मान सकते हैं, A। तो क्या होगा, A³। तो ये होता है यूनिट सेल का घनत्व का सूत्र। तो लेकिन हमको क्या होता है कि यूनिट सेल में हम बात करते हैं 1 मोल के लिए। तो अगर हम मोलर वॉल्यूम निकालें तो हम क्या करेंगे, 1 मोल से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये होता है D बराबर Z/m/A³ मल्टीप्लाइड बाई Na, एवोगैड्रो नंबर, जहाँ पर एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम Na की जगह हम ये चीज़ रखेंगे। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी सवालें आती हैं।
तो ये था कुछ न्यूमेरिकल वाली चीज़ें। अब इसके बाद एक चीज़ और बचती है जिसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि संकुलन क्षमता। तो अब चलिए देखते हैं संकुलन क्षमता क्या होती है। तो संकुलन क्षमता क्या होती है? परमाणुओं द्वारा एक एक कोष्ठिका के आयतन को घेरने की क्षमता को क्या बोलते हैं? संकुलन क्षमता, या फिर इसको संकुलन अंश के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम जब संकुलन अंश की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि परमाणुओं द्वारा एक एक कोष्ठिका के उस एक एक कोष्ठिका के भाग को घेरने की क्षमता क्या कहलाएगी? संकुलन। यानी कि परमाणु, सभी परमाणु मिल करके यूनिट सेल के जितने हिस्से को क्या करते हैं? कवर करते हैं, या जितने स्थान को घेरते हैं, वो कहलाता है संकुलन अंश। और ये जो क्षमता होती है इनकी, ये संकुलन क्षमता कहलाती है। तो संकुलन क्षमता का इसका जो सूत्र होता है वो, तो इसको क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी PE बराबर, अब संकुलन क्षमता में परमाणु द्वारा, तो एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³ होता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन को कोष्ठिका के कुल आयतन से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? संकुलन अंश। और अगर उसमें 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? परसेंटेज में संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता जो होती है वो प्रतिशत में, यानी कि प्रतिशत में निकाली जाती है। तो इसके लिए जो सूत्र होगा वो होगा क्या? परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का आयतन, यानी 4/3। परमाणु जो है वो गोले को रिप्रेजेंट करता है, तो इस एक गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 πr³। तो जो गोले का आयतन होता है वही क्या होगा? हमारे परमाणु का आयतन। और उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई क्या होगा? एक कोष्ठिका का आयतन। एक कोष्ठिका का आयतन यानी कि A³। तो ये होता है संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी एक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। अब एक एक करके अगर हम सब की संकुलन क्षमता ज्ञात करें तो SCC के लिए क्या देखेंगे? SCC के लिए ये जेट की वैल्यू है, जेट के स्थान पर हम क्या रखेंगे? तो ये जहाँ जेड है यहाँ पर जेड का मान हम रखेंगे 1। और ये जो R और A का रिलेशन है, तो R की वैल्यू हमको पता है कि क्या होता है? A/2। तो अगर हम A³ के स्थान पर A/2 पुट करेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे तो हमको इसकी वैल्यू जो निकल के आती है, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर इसकी हो जाएगी लगभग 52%, यानी कि 52% के आसपास ये जाके मिलती है। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सब लोग इसको जो है कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेना, जब वैल्यू पूरी रखोगे तो ये मिलेगी कितना? 52%। अब इसी प्रकार जो है हम FCC के लिए और BCC के लिए भी संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। बस हमको क्या करना होगा? जेट के स्थान पर यहाँ FCC जब भी निकालोगे तो जेट के लिए कितना रखोगे? 4। और यहाँ पर A³ के स्थान पर क्या रखना होगा? जहाँ पर A है तो A के स्थान पर, या फिर एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो R है तो R के स्थान पे इतना रख दो, ठीक है? A√3/4 यहाँ भी पुट कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें A का मान जो आएगा ये होगा A=2R। तो ये इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो जहाँ A है वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 2R। और इसके लिए हम क्या देखेंगे? तो इसके लिए जो निकल के आएगा तो A बराबर 4R डिवाइड बाई √3। तो जहाँ पर A है वहाँ पर हम क्या रख देंगे? 4
4r/√3, और इसको रख के जब इसको हम हल करेंगे तो इसकी क्या निकल आएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। इसी प्रकार बीसीसी के लिए भी निकाल सकते हैं। बीसीसी के लिए क्या करना होगा, जहाँ पर जेड है वहाँ पर हम रखेंगे 2, और ये जहाँ पर ए है ए की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ, तो यहाँ रखेंगे, तो इसको निकालते हैं तो ए बराबर ये हो जाएगा 4r/√2। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, ए बराबर 4r/√2। तो ए की जगह पर अगर ये वैल्यू रखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसको हल करने ना, वैसे हल करने पर इसको याद भी रख सकते हैं आप, जैसे कि एससीसी के लिए होता है 52.3% और एफसीसी के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ये लगभग में आती है कितना, 74 के आसपास, 74.06% लगभग। तो अब इसको हल करके चेक कर लेना एक बार, चाहो तो याद रखो ऐसे इसको। अब बीसीसी के लिए ये होता है लगभग पैकिंग एफिशिएंसी बराबर, इसको हल करेंगे तो ये लगभग मिलेगी 68.05%। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है पैकिंग एफिशिएंसी के लिए बहुविकल्पी में, या फिर इसको निकालने के लिए आता है, जैसे कि पूछेगा कि एफसीसी की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए, तो इसको पूरा हल करना पड़ेगा इस प्रकार से, इस सूत्र पे रख करके। तो सॉलिड स्टेट का जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है क्रिस्टल दोष। तो वैसे तो क्रिस्टल दोष जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष और रेखीय दोष। अब इलेक्ट्रॉनिक दोष और रेखीय दोष तो पढ़े नहीं जाते, बात करते हैं हम बिंदु दोष की। तो बिंदु दोष को 2 भागों में बांटा जाता है, स्टाइकोमेतीय और नॉन स्टाइकोमेतीय। तो नॉन स्टाइकोमेतीय में आते हैं धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। तो ये जो है जो डिफेक्ट होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट, ये पाया जाता है खास करके मेटल्स में, यानी कि धातुओं में। तो इसको भी स्टडी नहीं करना है। अब जो हमारे जो क्वेश्चन जो बनता है वो आते हैं यहाँ 2 से। तो ज़्यादातर जो है क्वेश्चन यहाँ फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष से मिलता है। तो अब देखेंगे हम इनको कि फ्रेंकल दोष क्या होता है और शॉटकी दोष क्या होता है। तो फ्रेंकल और शॉटकी दोष क्या होते हैं, तो देखिए, तो पहला है देखो यहाँ शॉटकी दोष। तो ये दोष जो है कब उत्पन्न होता है, तो जब किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है, यानी कि जब क्रिस्टल की पैकिंग होते समय टेम्परेचर या फिर प्रेशर कम ज़्यादा हो जाने से इनके बीच में ना कुछ ये जो अरेंजमेंट हो जाती है, तो अरेंजमेंट में कुछ कमियां आ जाती हैं। तो अरेंजमेंट में जो कमियां होती हैं इन्हीं को बोलते हैं क्या, क्रिस्टल दोष। और अगर हम शॉटकी दोष की बात करें तो शॉटकी दोष जो है ऐसे क्रिस्टलीय ठोस में होती है जो, और ख़ास करके आयनों में, मतलब जैसे कि अगर मान लो कोई क्रिस्टल है, जैसे कि अगर हम इसको AgBr मान लें, तो ऐसा ये जो है AgBr में ज़्यादातर देखा जाता है। तो AgBr में क्या होता है, Ag+ और Br- होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है ये, तो ये रहे क्या, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो शॉटकी दोष में क्या होता है, इसमें एक धन और एक ऋण आयन अपने जो है स्थान को छोड़ करके वो बाहर निकल जाते हैं। इसमें देखो ये 2 खाली जगह है ना, यहाँ पर ये धन आयन की जगह थी, यहाँ पे धन आयन होना चाहिए था और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऋण आयन, लेकिन यहाँ पर ये उपस्थित नहीं है। तो यानी कि ये क्रिस्टल की पैकिंग के समय ये दोनों क्या हो गए, अपनी जगह छोड़ करके बाहर चले गए। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, शॉटकी दोष। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे कि शॉटकी दोष वह दोष है जिसमें यूनिट सेल या क्रिस्टल जालक से धन और ऋण आयन दोनों क्या हो जाते हैं, एकक कोष्ठिका से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में क्या होता है इसमें, तो फ्रेंकल दोष में ये जो धन आयन होते हैं, क्योंकि धन आयन की साइज जो है बहुत छोटी होती है ऋण आयन की तुलना में, तो धन आयन अपनी जगह छोड़कर ये जो ये रिक्तिकाएँ होती, रिक्तिकाएँ क्या होती हैं, परमाणुओं के बीच जो खाली जगह दिख रही है, इन्हीं को बोलते हैं रिक्तिका या वाइड्स।
तो इन्हीं वॉइड्स में क्या होते हैं, ये धनायन चले जाते हैं। देखो जैसे कि ये निकल के यहाँ चला आया है, तो ऐसा जो है NaCl में ज़्यादातर देखा जाता है। तो अगर हम NaCl की बात करें तो ये NaCl में Na+ और Cl- होता है। तो Na+ जो है इसकी साइज छोटी होती है Cl से, और ये अपनी जगह छोड़ करके जो ये रिक्तिकाएँ होती हैं उनमें चले जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष की डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि वह दोष जिसमें धन आयन अपना स्थान छोड़ करके रिक्तिकाओं में चले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद जो है इसमें ज़्यादातर, अब यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड लेवल में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मतलब ये तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर बार पूछ जाते हैं। तो एग्जाम्पल में शॉर्टकी दोष में AgBr याद रखो और फ्रैंकल दोष में NaCl। तो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट की डिफिनीशन भी आ सकती है, या फिर इसमें डिफरेंस भी पूछता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर होते हैं। अब शॉर्टकी दोष इन सब के अलावा न्यूमेरिकल्स में एक दो जो फार्मूले हैं, जैसे कि डेंसिटी का सूत्र याद होना चाहिए, और इसके बाद आता है हमारा संकुलन क्षमता। हाँ, संकुलन क्षमता भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इतनी चीज़ हैं। तो ये था सॉलिड स्टेट का क्विक रिवीजन। थैंक यू सो मच।